हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो आज का एपिसोड स्टार्ट होता है असली से। तो असली ना मरजान को धक्का देने ही वाली होती है कि वहाँ पर आतिश आ जाता है और मरजान को उठाने लगता है। फिर वो कमाल को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है और वो दोनों मरजान को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर हॉस्पिटल से ना वापस आने के बाद असली और उसकी माँ बोलती हैं कि आतिश खाना खा लो। आतिश कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने खाना ऑलरेडी खा लिया है। और फिर ना रात हो जाती है। रात में ना मरजान किचन में जाती है खाना खाने के लिए। तो वहीं पर ना आतिश आ जाता है। वो उसे देखकर डर जाती है। फिर वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आतिश कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बोलती है कि मैं खाना खाने आई थी, मुझे भूख लगी है, क्या अब मैं खाना भी नहीं खा सकती? फिर आतिश आता है, वो बोलता है कि तुम्हें क्या खाना है? वो बोलती है कुछ भी चलेगा। फिर आतिश उसके लिए ना ब्रेड जैम बनाकर देता है। मरजान कहती है कि इतना भी टेस्टी नहीं है, तुम्हें अपनी कुकिंग स्किल्स पर ना काम करने की ज़रूरत है। पर पीछे से असली की माँ दोनों को देख लेती है और गंदा सा मुँह बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर मरजान आतिश को बोलती है कि मुझे एक और ब्रेड चाहिए। आतिश बोलता है कि क्यों? वो बोलती है कि मुझे अभी और भी भूख लगी है। फिर आतिश कहता है तुम्हें तो टेस्टी नहीं लगा था ना? फिर वो बोलती है कि नहीं, नहीं, इतना भी बुरा नहीं है, मुझे भूख लगी है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? फिर वो स्माइल करने लगता है और उसे एक और ब्रेड बनाकर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में आतिश को कमाल का मैसेज आता है कि उसे ना पता चल गया है कि किसने मरजान को गोली मारी थी। तो आतिश उसे बोलता है कि मैं अभी वहीं पर आ रहा हूँ, तो तुम यहीं पर रहना। फिर दूसरी साइड असलीना अपनी माँ को सच बता देती है कि उसने ही ना मरजान को गोली मारी थी। उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं संभाल लूँगी, बट आगे से मेरे से पूछे बिना कोई भी ऐसा काम मत करना। फिर वो हाँ कह देती है। फिर आतिश और कमाल ना उस आदमी को ढूँढने उसके घर जाते हैं। पर वो दोनों वहाँ पर उसे ढूँढने लगते हैं, पर वो जो आदमी होता है ना, वो उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दोनों उसका पीछा करते हैं और आदमी ना कहीं पर छिप जाता है। तभी आतिश उसके पास आता है उसे ढूँढते-ढूँढते, और वो पीछे से आकर आदमी उस पर ना चाकू से हमला कर देता है और आतिश के ना जो हाथ होते हैं ना, वहाँ से खून निकलने लग जाता है और वो आदमी फिर से वहाँ से भाग जाता है। कमाल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो आदमी फिर से वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर ना एक कार आ रही होती है स्पीड में और उसको ना उस आदमी को उस कार से टक्कर लग जाती है। आतिश उसके पास जाकर उससे पूछता है कि तुमने मरजान को गोली क्यों मारी? जब तक वो आदमी कुछ बता पाता, वो मर जाता है। फिर आतिश ना घर आता है और मरजान उसके हाथ पर वो जख्म देखकर ना डर जाती है और वो भागकर उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ? आतिश कहता है कुछ नहीं हुआ, अभी थोड़ी सी चोट लगी है। तो तभी असली और उसकी माँ आ जाती है और कहती है आतिश ये क्या हुआ? और वो दोनों ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। फिर आतिश उन्हें बताता है कि वो उस गुंडे का पीछा कर रहा था और वो मर गया। असली ना राहत की सांस लेती है कि शुक्र है मैं बच गई। फिर असली ना आतिश को लेकर वहाँ से चली जाती है। असली की माँ ना मरजान का गला दबाने लगती है और कहती है कि ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो ना मरजान को नीचे पटक देती है। फिर नेक्स्ट सीन में असली की माँ आतिश के रूम में जाती है और उसे बताती है कि ये कपड़े तुम जानती हो किसके हैं? ये ताहिर और उसकी बहन के हैं। जब ताहिर अपनी बहन के खून का बदला लेना चाहता था, पर अब तुम बदला अपना भूल रहे हो। फिर आतिश बोलता है कि नहीं, मैं अपना बदला भूला नहीं हूँ, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। और तभी रूम में ना मरजान आ जाती है और वो आतिश से बोलती है कि तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है, प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत किया करो कि मेरी वजह से तुम पर कोई भी आ जाए। आतिश उसे देखता ही रहता है पर कुछ बोलता नहीं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असली और नादिर एक दूसरे से मिलते हैं और नादिर उसे बोलता है कि इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पर अगर तुमने अगली बार मरजान को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। और तुम्हें पता है मैं मरजान से कितना प्यार करता हूँ। और ना असली गुस्से में उसे देखती रहती है। फिर हाइदर और उसकी ना वाइफ कॉफ़ी पी रहे होते हैं, तभी उनकी बाइक की एंट्री होती है और वो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। वो आदमी ना हाइदर से बोलता है, कैसे हो मेरे भाई? मिस तो नहीं किया तुमने मुझे? और तभी मरजान भागकर आती है और अपने चाचू को ना हग कर लेती है और तभी वहाँ पर आतिश भी आ जाता है। आतिश उस आदमी को देखकर ना पूरा शॉक और गुस्सा हो जाता है और वो आदमी भी ना आतिश की तरफ देखने लगता है। फिर आतिश को ना वो पुरानी बातें याद आती हैं, कैसे इस आदमी ने फिर से आतिश और उसकी बहन को कमरे में बंद कर दिया था जब वो दोनों वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी आतिश के पास आता है और बोलता है कि मेरे दामाद हो ना तुम, तो कैसे हो तुम? पर आतिश उसे घूरता रहता है और फिर आतिश और उसकी फैमिली ना वहाँ से चली जाती है और वो आदमी हाइदर और उसकी फैमिली से बोलता है कि इसे मैंने कहीं तो देखा है, जल्दी ही याद कर लूँगा कि ये कौन है। फिर आतिश की माँ आतिश से बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा चालाक है, अगर उस आदमी को याद आ गया कि तुम ताहिर हो तो हम क्या करेंगे? हमारा तो प्लान ही फेल हो जाएगा। आतिश बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा और आप सब डरे ना, हमारा प्लान ज़रूर कामयाब होगा। तभी वो असली से पूछता है कि तुम आज कहाँ गई थी?
असली घबराकर जवाब देती है कि कहीं नहीं, मैं तो यहीं पर थी। फिर वो बोलता है कि हमें अपना प्लान थोड़ा चेंज करना होगा। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि मरजान का चाचा हाइदर को धमकी देता है कि तुम मुझे 100 मिलियन दो वरना मैं तुम्हारी सारी सच्चाई आतिश के सामने रख दूंगा। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे प्रूफ्स हैं। और हाइदर उसे गुस्से से देखने लगता है। तभी मरजाना कहीं जा रही होती है, वो आतिश के साथ टकरा जाती है और वो गिरने ही वाली होती है कि आतिश उसे संभाल लेता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज आ जाते हैं। और उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? वो बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती। और वो दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर और पीछे से असली उन्हें देख लेती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो मरजान को बोलता है कि ये मत भूलो कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मैं ताहिर को ढूंढने जा रही हूँ। और तब आतिश कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। तो वो मरजान आतिश से कहती है कि तुम हमेशा मुझ पर ही रोब क्यों झाड़ते रहते हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? और आतिश स्माइल करने लगता है। फिर आतिश रात को कहीं जाता है, पीछे से मरजान का चाचा आकर ना उसके ऊपर गन लगा लेता है और कहता है, वाह ताहिर बेटे, तुम्हें तो मरजान ढूँढ रही हो पर तुम उसके साथ रह रहे हो, उसके ही पति बनकर। फिर आतिश उसकी साइड देखता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। वो आदमी कहता है, अगर अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को भी बताऊँ, तो 100 मिलियन मुझे अभी दे दो और मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि तुम ताहिर हो, आतिश नहीं। तो आतिश उससे बोलता है कि तुम्हें जिसे भी बताना है बताओ, मैं तुम्हें फूटी-खोटी नहीं दूँगा। और ये सुनकर ना उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। वहीं पीछे से कमाल और उसके आदमी आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं और कमाल आतिश को कहता है कि ये तो 1 सेकंड में ही पकड़ा गया। फिर आतिश कमाल को कहता है कि इसे वेयर हाउस में लेकर चलो और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो उस आदमी को बांध कर खड़े होते हैं। और वो आदमी आतिश को कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे और हाइदर को नहीं मारोगे। आतिश कहता है, हाँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और ना ही मैं हाइदर के खून से अपने हाथ गंदे करूंगा। पर मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मन को हैंडओवर कर दूंगा। और उस आदमी के मुंह का रंग ना उठ जाता है। फिर आतिश कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ऐसा कुछ भी करूं तो हाइदर के सारे काले चिट्ठों की डिटेल्स मुझे चाहिए और तुम फ्री हो। और फिर आतिश वहां से चला जाता है। फिर जैसे ही वो घर आता है ना, मरजान आतिश से पूछती है कि तुमने मेरे अंकल को देखा क्या? वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं और ना घर वापस आए हैं। कुछ हो ना गया हो उन्हें। आतिश कहता है, मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या जो तुम्हारे घर वालों की जानकारी रखूं? और तभी कमाल आतिश को कॉल करता है और कहता है वो रेडी हो गया है हाइदर की डिटेल्स देने के लिए। आतिश कहता है, मेक श्योर कि सब जानकारी सही हो। और फिर कमाल हाइदर की डिटेल्स की फाइल लेकर घर आता है और आने से पहले डोर लॉक कर देता है और आतिश को बताता है कि उसके पेरेंट्स को गोली लगी थी, उनका एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ था। और आतिश ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? उन्हें गोली लगी थी, एक्सीडेंट नहीं हुआ था? फिर कमाल उसे बताता है कि हाइदर ने उन्हें गोली मारी थी और आतिश गुस्से से पागल हो जाता है। वो कमाल से ना दरवाजे की चाबी लेकर हाइदर को ढूंढने निकल जाता है। वो सबसे पूछता है कि हाइदर कहाँ है? मरजान कहती है, मुझे नहीं पता। और वो गुस्से में मरजान को धक्का दे देता है और नाजिर उसे बचाने आता है तो आतिश नाजिर को भी मुक्का मार देता है और वहीं पर कमाल भी आ जाता है और कमाल नाजिर को वहां से जाने के लिए बोलता है। और स्टार्ट होता है कि आतिश असली और उसकी माँ को बताता है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर हाइदर ने किया है। और वो दोनों शॉक हो जाते हैं। और वो कहता है कि अब मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा, अब मुझे नहीं फिक्र हमारे प्लान की, अब हाइदर मेरे हाथों से मरेगा। उसकी माँ और असली आतिश को रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो किसी की नहीं सुनता। फिर वो बाहर मिर्जान से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा बाग कहाँ है? वो कहती है, मुझे नहीं पता और तुम्हें क्या चाहिए? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? और वो बताता है कि तुम्हारे बाप ने किसी इनोसेंट लोगों की जान ली है। और मिर्जान शॉक हो जाती है और वो अपने बाप को फोन करती है और वो उसे मिलने को बुलाता है। फिर आतिश ना उसका पीछा करने लग जाता है। असली जल्दी से कॉल करती है भाभी को कि हाइदर को बोलो कि कहीं और छुप जाए क्योंकि मरजान उससे मिलने जा रही है और आतिश उसका पीछा कर रहा है। जिसे सुनकर ना नारजीर खुश हो जाता है और वो हाइदर को कॉल नहीं करता। फिर मरजान अपने बाप से मिलती है और उनसे पूछती है कि आपने क्या किया है? वो कहता है, मुझे भी नहीं पता। आतिश मुझे क्यों मारना चाहता है? मैं इनोसेंट हूँ मेरी बच्ची, प्लीज मुझे बचा लो। तभी वहां पर आतिश आ जाता है और वो आतिश गन लेकर हाइदर की साइड भाग रहा होता है। तो हाइदर वहां से भाग जाता है और मरजान उसको रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज आतिश रुक जाओ, पर आतिश उसकी नहीं सुनता। वो उसका पीछा करता रहता है। फिर वो हाइदर को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि हाइदर, आज तो तुम गई, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाइदर नीचे बैठ जाता है और उसकी मिन्नतें करने लगता है। वैसे पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? आतिश उसे बताता है कि तुमने मासूम लोगों की जान ली है, अब मैं तुम्हारी जान लूंगा। तभी वहां पर निजार आ जाती है और वो आतिश को रोकने की कोशिश करती है।
और वो आतिश को कहती है कि अगर तुमने मेरे पापा को मारना है तो उससे पहले तुम्हें मुझ पर गोली चलानी होगी। आतिश उसे गुस्से में बोलता है कि साइड हो जाओ, पर मरजान वहीं पर खड़ी रहती है और वो बिल्कुल भी नहीं डरती। फिर वो आतिश को बोलती है कि अगर मेरे पापा ने कोई गलत काम किया है तो उन्हें सज़ा कोर्ट देगा, तुम नहीं। और आतिश गुस्से में ना ऊपर गोलियाँ हवा में चला देता है और चीखने लगता है कि साइड हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूँगा। पर तभी वहाँ पर कमाल आ जाता है और वो आतिश के हाथ से गन छीन लेता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। फिर असली कॉल करती है कमाल को और पूछती है कि सब ठीक है और वो बता देता है कि हाँ, सब ठीक है। फिर कमाल आतिश को समझाने की कोशिश करता है पर आतिश बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। कमाल उसे कहता है कि तुम अपना प्लान कैसे भूल रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए थे? ये मत भूलो। आतिश कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो तो फ्रेंड बनकर रहो। और वो कहता है कि मुझे सब याद है, पर अब मैं हायदू को मारकर ही दम लूँगा। उसने मेरे से सभी प्यार करने वाले छीन लिए। कमाल उसे गुस्से में कहता है कि हाँ, मैं समझता हूँ, पर तुम्हें अपना बदला लेना है उससे और उसे तरफा-तरफा कर मारना है। तुम भूल गए क्या अपनी बहन के बारे में? आतिश कमाल को कहता है कि चुप हो जाओ। कमाल गुस्से में कहता है, आज मैं चुप नहीं रहूँगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। मेरा ये फर्ज़ है कि मैं तुम्हें समझाऊँ। आतिश उसे ज़ोर से मुक्का मार देता है और कमाल नीचे गिर जाता है और आतिश खुद शॉक हो जाता है कि उसने ये क्या कर दिया। और फिर वो भागकर कमाल के पास जाता है और कमाल को गले लगा लेता है और सोचता है कि ये उसने गुस्से में क्या कर दिया। कमाल भी उसे हग कर लेता है और आतिश बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आतिश घर पे आता है और मरजान उसे रोक लेती है और कहती है, मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी, पर तुम भी बुरे ही हो। और यहीं पर ये फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हाइदर को ना पुलिस पकड़ कर ले जाती है और हाइदर के ऑफिस वाले लड़के बात कर रहे होते हैं आपस में। उसमें से यासिर कहता है कि मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ, बट हाइदर सर बहुत अच्छे हैं। मैंने उनमें आज तक एक भी बुराई वाली चीज़ नहीं देखी। फिर शाम हो चुकी होती है, मरजान चल रही होती है, लेकिन उसका ध्यान ना कहीं और होता है। उसी वक़्त आतिश घर से बाहर निकलता है और मरजान को देख लेता है। कुछ पल के लिए ना दोनों एक-दूसरे को देखते रहते हैं और फिर मरजान वहाँ से चली जाती है। आखिर में आतिश अपनी फैमिली के सामने होता है और उसकी माँ कहती है कि जो रास्ता आतिश तुम चुन रहे हो ना, वो उनके खानदान का रास्ता नहीं है। आतिश कहता है कि उसने अपना नाम ताहिर ऐसे ही नहीं छोड़ा और जब तक हाइदर को उसके जुर्मों की सज़ा नहीं मिलती, वो चैन से नहीं बैठेगा। इस सीन में हम देखते हैं कि नरमीन मोबाइल पर लॉयर से बात करती जा रही होती है और वो पूछती है, कोई अपडेट है क्या हाइदर के बारे में? तो लॉयर बताता है कि नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोई भी नया डेवलपमेंट नहीं आया है। तो ये सुनते ही नरमीन बेचैन हो जाती है। वो कहती है कि जल्द से कुछ करो और हाइदर को बाहर निकालो। सुबह से लगातार कॉल्स आ रहे हैं, पूरे शहर में ये बात फैल चुकी है और इसका कोई सॉल्यूशन निकालना होगा। लॉयर उसे समझाता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन केस अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसी वक़्त ना असली की माँ रूम में आ जाती है और नरमीन अपनी कॉल कट कर देती है और वो असली की माँ से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो बताती है कि वो पूरे शहर में हाइदर की बातें हो रही है और हर तरफ बदनामी फैल चुकी है। नरमीन उससे कहती है कि वो इस वक़्त बात नहीं करना चाहती, जब हाइदर बाहर आ जाएगा तब बात होगी। अभी के लिए वो अकेली रहना चाहती है। असली की माँ ना उसे थोड़े ताने सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ना जो मरजान है वो मेडिसिन्स लेकर आती है और याद दिलाती है कि दवाई आपने क्यों नहीं ली। फिर नरमीन उसे कहती है कि मैं नीचे रख दो, मैं खुद ब खुद ले लूँगी। दूसरी तरफ नाज़िर और दीमत मरजान के घर पहुँचते हैं। असली फ़ोन पर बात कर रही होती है। नाज़िर उसे कहता है कि वो अंदर चली जाए, वो थोड़ी देर में आता है। असली गुस्से में सीधा इल्ज़ाम लगाती है कि ये सब उसका प्लान था और आतिश को उसी ने हायदर के पास भेजा। नाज़िर कहता है कि उसने आतिश को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आतिश पहले ही पहुँच गया था। असली साफ कह देती है कि अब वो नाज़िर पर भरोसा नहीं कर सकती। नाज़िर धमकी देता है कि अगर असली ने उसे छोड़ा तो वो सबको बता देगा कि असली असल में कैसी है। असली जवाब देती है कि अगर उसने कुछ भी बोला तो वो अकेली नहीं डूबेगी, नाज़िर को भी साथ लेकर जाएगी। असली कहती है कि जो बातें हो रही हैं वो यकीन के काबिल नहीं लगती। दूसरी तरफ मरजान बेचैन होती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कुछ भी ठीक होगा, उसके लिए जैसे वक्त ही रुक गया हो। इसी वक्त नाज़िर अंदर आता है और मरजान से पूछता है कि वो कैसी है। मरजान बताती है कि वो बहुत डरी हुई है। नाज़िर उसे तसल्ली देता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद हाइदर को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि कोई सबूत नहीं है। वो वादा करता है कि वो हमेशा मरजान के साथ खड़ा रहेगा और केस के खिलाफ भी लड़ेगा। तभी आतिश और कमाल अंदर आते हैं। आतिश जैसे ही नाज़िर को देखता है उसका गुस्सा साफ दिखाई देता है। आतिश नाज़िर को कहता है कि वो गलत टाइम पर गलत जगह पर आ गया है और बेटर यही होगा कि वो यहाँ से चला जाए। नाज़िर जवाब देता है कि वो मरजान के लिए यहाँ पर आया है क्योंकि इस वक्त उसे उसकी ज़रूरत है। आतिश तुरंत मरजान को अपने पास खींच लेता है और कहता देता है कि मरजान को उसके अलावा किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मरजान दोनों को रोक देती है और कहती है कि उसे किसी तरह का ड्रामा नहीं चाहिए।
दीमत आगे बढ़कर नाज़िर को घर चलने के लिए कहती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आतिश गुस्से में बाहर निकलता है। आतिश भी समझ जाता है कि हाँ, कमाल सही कह रहा है और सुबह जो हुआ उसके लिए माफ़ी माँगता है। आतिश बताता है कि कभी वो आतिश बन जाता है और कभी ताहिर। वो याद करता है कि जब उसने हैदर पर गन तानी तो उसे अपनी माँ की बातें याद आ गई थी कि किसी को हर्ट नहीं करना, किसी की जान नहीं लेनी। वो ये भी कहता है कि जब उसने मरजान को अपने बाप के सामने खड़े देखा तो उसकी आँखों में जो डर था वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने बाप के लिए था। ये बात उसे हिलाकर रख देती है। उसी वक़्त मरजान बाहर आती है, आतिश उसे देख लेता है, कमाल भी नोटिस करता है। मरजान पूल के पास जाकर रुकती है। आतिश चुपचाप एक शॉल उठाकर उसके कंधों पर रख देता है और पीछे हट जाता है। मरजान थैंक यू कहती है और बताती है कि जब उसके फ्रेंड्स यहाँ पर थे, तो वो यहीं आकर खड़ी होती थी। उसकी ज़िंदगी के सिर्फ़ 2 सहारे थे, इल्लुल और ताहिर। उनके जाने के बाद ये जगह उसका सहारा बन गई। फिर ना मरजान आतिश को बताती है कि उसने उससे शादी क्यों की, क्योंकि वो सिर्फ़ अपनी फैमिली को बचाना चाहती थी और वो आतिश को साफ कह देती है कि प्लीज़ डोंट टच माय फैमिली। मरजान वहाँ से चली जाती है, आतिश अकेला रह जाता है और वो खुद से कहता है कि वो कभी भी मरजान के आंसुओं की वजह नहीं बनना चाहता। तो इस कहानी के हिस्से में हम देखते हैं कि आतिश सोफ़े पर बैठा हुआ मरजान की तरफ देखता रहता है, काफ़ी देर तक वो वहीं बैठा रहता है, फिर अचानक होता है वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में जाते-जाते फिर रुक जाता है। एक बार उसकी नज़र फिर मरजान की तरफ जाती है, जहाँ मरजान सो रही होती है। वो धीरे-धीरे उसके करीब आता है और उसके बालों को पीछे करता है और उसके हाथ में से किताब ले लेता है। उसी पल मरजान की ना आँखें खुल जाती हैं। वो तुरंत उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे? आतिश जवाब देता है कि वो सिर्फ़ एक मेहरबानी कर रहा था, लेकिन इस मेहरबानी की किसी को भी कदर नहीं है। उसके आतिश साफ कह देता है कि मरजान, तुम्हारे हाथ में किताब थी और तुम किताब लेकर सो रही थी, इसलिए वो हटा रहा था। मरजान थैंक यू कहती है। आतिश बुक की तरफ देखता है और एक पल के लिए मरजान को देखता है और फिर वॉशरूम चला जाता है। मरजान सीधी होकर दोबारा लेट जाती है और फिर सो जाती है। सुबह होती है, मरजान की आँखें खुलती हैं, वो उठकर देखती है कि कमरे में आतिश नहीं है। वो अपना मोबाइल उठाती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। बीच में मोबाइल टेबल पर रख देती है और दरवाजे के पास जाकर हल्के से नॉक करती है। जैसे वो दरवाज़ा खोलने लगती है, आतिश खुद ही दरवाज़ा खोल देता है। मरजान उसे गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन आतिश बिना कुछ बोले उस तरफ से निकलने की कोशिश करता है। मरजान उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आतिश ना दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करता है तो मरजान फिर सामने खड़ी हो जाती है। आखिरकार आतिश उसे उठाकर वॉशरूम के अंदर रख देता है और एक्सक्यूज़ मी कहकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसी वक़्त उसके मोबाइल पर कॉल आती है कि उसी वक़्त में उसके मोबाइल पर कॉल आती है और वो कॉल रिसीव करता है। क्लाइंट बताते हैं कि फ़ाइल पूरी तरह तैयार है, बस साइन बाकी है। आतिश कहता है कि वो खुद ऑफ़िस आकर साइन करेगा। इसी दौरान मरजान के मोबाइल पर नज़ीर की कॉल आने लगती है। ये देखकर आतिश पूरी तरह भड़क जाता है। मरजान वॉशरूम की तरफ आती है, पहले मोबाइल को देखती है, फिर आतिश की तरफ नज़र डालती है और कॉल रिसीव कर लेती है। नज़ीर उसे बताता है कि उसके बाबा को रिहा कर दिया गया है। ये सुनकर मरजान हैरानी से पूछती है कि ये बुक क्या वो सच कह रहा है? उसी पल आतिश गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। मरजान उसे जाते हुए देखती जाती है और फिर कॉल कट कर देती है। नीचे घर में ना असली की माँ चाय पी रही होती है, तभी असली घबराई हुई दौड़ती हुई आती है और बताती है कि हैदर वापस आ गया है। ये सुनते ही उसकी माँ घबरा जाती है और तुरंत पूछती है कि आतिश कहाँ है? वो असली बताती है कि वो अपने कमरे में है। माँ परेशान होकर कहती है कि अब क्या होगा? तभी आतिश नीचे आ जाता है। तो असली की माँ उसे हैदर के बारे में बताने लगती है, लेकिन आतिश बीच में ही कह देता है कि उसे सब पता है और वो बाद में बात करेगा। इसके बाद आतिश और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद कमाल आता है और आतिश उससे पूछता है कि हैदर यहाँ कैसे आ गया? जमाल बताता है कि हैदर ने अदालत में ये साबित कर दिया कि वो इन दिनों इस्तांबुल में नहीं था, इसलिए वो इन मामलों में शामिल नहीं था। इसी वजह से उसे रिहाई मिल गई। पिस्टल किसी और के नाम थी और प्रॉपर्टी से जुड़ी चीज़ें भी वीडियो एविडेंस के तहत थी। जमाल ये भी साफ करता है कि केस अभी खत्म नहीं हुआ है और जाँच अभी जारी है। आतिश कहता है कि वो हैदर को अच्छी तरह से जानता है और इस बार उसे सज़ा दिलवा कर ही रहेगा। इसी दौरान जमाल के मोबाइल पर कॉल आती है, वो कॉल सुनकर फ़ोन रख देता है। आतिश पूछता है कि क्या हुआ? लेकिन कमाल उससे कुछ नहीं कहता, फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उधर नज़ीर हैदर को लेकर उसके घर पहुँचता है। घर के बाहर मीडिया की भारी भीड़ होती है। हैदर गाड़ी से उतरते ही गुस्से में कहता है कि ये सब लोग उसके घर के बाहर कैसे जमा हो गए? वो कसम खाता है कि जिसने भी उसके साथ ये सब किया है, वो उसे छोड़ेगा नहीं। नज़ीर उसे बताता है कि उसका दुश्मन उसके ही घर में मौजूद है और उससे पहले निपटना होगा, इससे पहले कि वह कोई और नुकसान कर दे। हैदर इससे सहमत हो जाता है। उसी वक़्त आतिश वहाँ पर पहुँचता है, वो हैदर को साफ कह देता है कि ये मत समझना कि वो आज़ाद हो गया है, उसकी नज़र हमेशा उस पर रहेगी और वो उसके लिए
ये एक सज़ा ज़रूर दिलवाएगा। हैदर जवाब देता है कि अदालत ने उसे बेकसूर साबित कर दिया है और आतिश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी मरजान बाहर आती है और दौड़कर अपने पापा के पास चली जाती है। मरजान कहती है कि उसके पापा बेकसूर हैं, तभी अदालत ने उन्हें रिहा किया है। आतिश फिर उसे कहता है कि ये सच नहीं है और वो ये साबित करके रहेगा। मरजान कहती है कि अगर आतिश ये साबित कर देगा तो वो उसका साथ देगी, लेकिन साथ ही साथ वो सारे राज उसके सामने लाएगी। आतिश कहता है कि जब वो उसके सामने सारे राज लेकर आएगा तो खुद उसे समझ आ जाएगा कि असल में विलन कौन है। ये सुनकर मरजान हैरान हो जाती है और वहाँ पर सभी लोग खामोशी से उसे देखते रहते हैं। फिर इसके बाद मरजान गुस्से और बेचैनी के साथ सीधे कमरे में जाती है। उसके चेहरे से साफ झलक रहा होता है कि वो जो कुछ बाहर हुआ उसके अंदर तक हिला के रख दिया है। आतिश भी बिना रुके उसके पीछे कमरे में आ जाता है। कमरे के अंदर आते ही वो अचानक मरजान की हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। मरजान गुस्से में कह देती है कि अपनी फैमिली को हर हाल में बचाएगी, खासतौर और उसे सब कुछ पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। इसके जवाब में ना आतिश अपनी जेब से एक यूएसबी निकालता है और उसे दिखाते हुए कहता है कि बाकी सब वह पहले से जानती है। और वो ये भी कहता है कि सब कुछ जानते हुए भी मरजान सब कुछ छिपा रही है। ये देखकर मरजान चौंक जाती है और पूछती है कि ये क्या है, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आतिश साफ कह देता है कि यूएसबी है उसके पापा के खिलाफ और उसके पापा के यहाँ पर इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। मरजान एक बार फिर दोहराती है कि उसे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद आतिश कमरे से बाहर चला जाता है और कुछ ही पल में मरजान का ज्वेलरी बॉक्स उठाकर ले आता है। वो बॉक्स की ज़ोर के सामने रख देता है। फिर वो यूएसबी उसके सामने आके रखता है और कहता है कि इस यूएसबी में तुम्हारे पापा और चाचा की सारी काली कुत्ते हैं और ये तुम्हारी इस ज्वेलरी बॉक्स में से निकली है। ये सुनकर मरजान घबरा जाती है और वो कहती है कि उसे नहीं पता था कि ये यहाँ से कैसे आई और वो उसे पहली बार देख रही है। लेकिन आतिश इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मरजान सब जानती है और झूठ बोल रही है अपने पापा को बचाने के लिए और उसने ही ये सच्चाई छुपाई है और तुम भी उसके अपने बाप जैसे ही हो झूठी। मरजान ये सुनकर खुद को संभालते हुए कहती है कि उसे इस बारे में सच में कुछ भी मालूम नहीं था। अगर सच पता होता तो वो ज़रूर बताती। वह सवाल उठाती है कि वो झूठ क्यों बोलेगी जबकि उसके फादर बेकसूर हैं। आतिश उसे सख्ती से जवाब देता है कि वो बार-बार बेकसूर होने वाली कोई भी बात नहीं करे, क्योंकि बार-बार यही बात दोहराने से कोई भी बेकसूर नहीं हो जाता और उसके मुताबिक मरजान के पापा ही गुनाहगार हैं और मरजान ने उनके गुनाह छुपाए हैं। वो कहता है कि मरजान अपने बाप और अपने चाचा की हर हरकत से वाकिफ़ है और ये जो गुनाह किए हैं वो भी उसे मरजान को पता थी और वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है। मरजान आखिर बार कहती है कि अगर उसे सच में मालूम होता तो वो कभी नहीं छुपाती, लेकिन ये डिवाइस उसकी नहीं है। उसके बाद आतिश उसे कह देता है कि वो सब जान चुका है और ये भी कह देता है कि मरजान तुम कैसी हो और तुम कैसी हो, तुम्हारी फितरत कैसी है। वो साफ ऐलान कर देता है कि मरजान और उसकी फैमिली की हकीकत वो सबके सामने लाकर ही रहेगा, भला कुछ भी हो जाए। मरजान ना फिर आतिश की तरफ देखती रहती है और सोचती है कि इसको क्या हो गया है। कभी ये अच्छा इंसान बन जाता है और कभी ये बुरा, ये मेरे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा। और फिर आतिश वहाँ से चले जाता है और मरजान चुप होकर वहाँ पर खड़ी हुई सोचती रहती है और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। मरजान गुस्से में असली के कमरे में दाखिल होती है और उसके सामने एक यूएसबी दिखा देती है। वो सख्त लहजे में कहती है कि ये यूएसबी तुमने मेरे कमरे में छुपाई थी, है ना? असली चौंक जाती है और सवाल करती है कि कौन सी यूएसबी। फिर वो मरजान पर भड़कते हुए कहती है कि तुम बिना दरवाज़ा नॉक किए मेरे कमरे में क्यों आई हो, फौरन यहाँ से चली जाओ। और फिर असली कहती है कि तुम्हारा बाप एक कातिल है और तुम खुद एक झूठ बोलने वाली हो। ये सुनकर मरजान और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि किसे झूठा कह रही हो? मुझे याद है कि तुमने मेरे खिलाफ जहर के बारे में झूठ बोला था और ये भी कहा था कि मैं तुम्हारा गला दबा रही थी। फिर मरजान कहती है कि ये मत समझना कि सिर्फ इसलिए कि तुम यहाँ 187 दिनों के लिए आई हो, तुम जो चाहो कर सकती हो। अगर मैं चाहूँ तो अब भी तुम्हें इस घर से निकाल सकती हूँ। ये सुनते ही असली गुस्से में आकर मरजान को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन मरजान तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। असली चिल्लाकर कहती है कि गेट आउट ऑफ माई रूम। मरजान गुस्से से जवाब देती है कि ये तुम्हारा कमरा नहीं है, ये मेरे भाई का कमरा है। और मरजान गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है और असली गुस्से से लाल हो जाती है। बाहर आतिश और कमाल निकलते हैं और देखते हैं कि नाजिर और हैदर आपस में बातें कर रहे हैं। आतिश गुस्से में हैदर के पास जाता है। हैदर गुस्से से कहता है कि मर्डर केस हट चुका है, मगर हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा और देखना, मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। आतिश सख्त लहजे में जवाब देता है कि फिर देर किस बात की है, जो भी करना है अभी कर लो। इस पर हैदर गुस्से से कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो कल पैदा हुआ हो।
एक पहाड़ जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। आतिश एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम खुद को पहाड़ समझते हो जो टूट नहीं सकता, लेकिन मैं आतिश हूं और मैं पहाड़ को भी टुकड़ों में तोड़ने की हिम्मत रखता हूं। बेशक तुमने वक्त के तौर पर खुद को बेगुनाह साबित कर लिया है, मगर वो दिन बहुत जल्द आएगा जब तुम दोबारा जेल जाओगे, और उस दिन तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। इसके बाद आतिश गाड़ी में बैठने ही वाला होता है कि मरजान घर से बाहर निकलती है और आकर आतिश की गाड़ी में बैठ जाती है। आतिश हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछता है कि क्या हुआ। मरजान कहती है कि तुम ड्राइव करो। आतिश जवाब देता है कि आज टेंडर के सिलसिले में ऑफिस में एक मीटिंग है, मुझे कंपनी जाना है। मरजान कहती है कि मैं भी कंपनी जा रही हूँ, और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो मैं कैब ले लूंगी। आतिश उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ ही चलो। इसके बाद दोनों ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ असली फ़ोन पर बात करते हुए कहती है कि हाँ, मैंने सब प्लान कर लिया है, वो वहाँ ज़रूर आएगी। तुम्हें बस ये देखना है कि इसे अंदर तक कैसे लाना है, कोई इसे रोक ना पाए। उसी वक्त असली की माँ कमरे में आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम किससे बात कर रही हो। असली घबराकर कहती है कि मॉम, आपने मुझे डरा ही दिया था। मैं मरजान के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक सब कुछ तय कर लिया है। असली की माँ उसे चुप रहने का इशारा करती है और दरवाज़ा खोल देती है। गुस्से में कहती है कि क्या सुन रही हो तुम बच्ची हो क्या जो हमारी बातें कान लगाकर सुन रही हो। इस पर मरजान की माँ कहती है कि ये मेरा घर है, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या। असली की माँ जवाब देती है कि तुम्हारा घर था, अब नहीं है, और मरजान की माँ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हैदर और नाजिर आपस में बात कर रहे होते हैं। हैदर बेचैनी से कहता है कि नाजिर, मैं अब इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे लगा था कि 187 दिन आसानी से गुजर जाएंगे, मगर ये दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। अभी तो थोड़ा वक्त ही गुजरा है और हालात ये हैं, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। नाजिर गुस्से में कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो हम एक प्लान बनाते हैं, और याद रखना इस बार हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। हैदर फौरन पूछता है कि कैसा प्लान, मुझे बताओ। नाजिर गुस्से में कहता है कि वक्त आने पर बताऊंगा, मगर देख लेना इसके बाद ये बच नहीं पाएंगे। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरी जिंदगी किसी को तकलीफ देने या दुश्मनी मोल लेने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। यह कहकर नाजिर गाड़ी में बैठ जाता है। इधर आतिश की असिस्टेंट कहती है कि हम जानते हैं कि ये टेंडर आपके लिए कितना अहम है, हमारी पूरी टीम ने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। आतिश खामोशी से मरजान की तरफ देखता रहता है। तभी असिस्टेंट उसे आवाज़ देती है। आतिश चौंक कर कहता है ठीक है, मगर उससे पहले मैं कॉफ़ी पीना चाहूँगा, मेरे कमरे में कॉफ़ी भिजवा दें। आतिश फिर एक बार मरजान की तरफ देखता है और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। मरजान धीमी आवाज़ में कहती है कि मुझे पहले नाजिर से बात करनी होगी। इसके बाद मरजान अपने ऑफिस में बैठी होती है कि दीमत उसके पास आती है। दीमत नरमी से पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो। मरजान गहरी सांस लेकर कहती है कि मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच रही हूँ, बहुत सा काम करना है, मगर अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई। इसके साथ साथ मैं आतिश के बारे में भी परेशान हूँ। वो ऐसा क्यों करता है? उसके अंदर कोई राज है जो उसने अंदर दबा रखा है। वो कुछ छुपा रहा है जो न मुझे बता रहा है और ना ही किसी और को। मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या छुपा रहा है और वो मेरी फैमिली के साथ ऐसा रवैया क्यों रखता है। दीमत संजीदगी से कहती है कि वाकई तुम्हें सच जानने का पूरा हक है। जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आया है, कोई ना कोई बोझ अपने साथ लाया है। तुम्हें पूरा हक है कि तुम इसके बारे में हकीकत तलाश करो। इसके ऑफिस में देखो, उसने कुछ न कुछ जरूर कहीं ना कहीं छुपा रखा होगा। इसी वक्त आतिश अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और दोनों की नज़र उस पर पड़ती है। दीमत आहिस्ता आवाज में मरजान से कहती है कि यही सही वक्त है, तुम जाओ और उसके ऑफिस में अच्छी तरह तलाश करो, तुम्हें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। नरवीन सीढ़ियों से उतरते हुए फोन पर बात कर रही होती है। वह कहती है, हाँ बेबी हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। कुछ लोग अहम और कशिश को डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हम बिल्कुल आज़ाद हैं। अब हमारे दुश्मन खुद हमारे कदमों में होंगे। इस साल का ऑनर्स अवार्ड तुम मुझे दोगी ना? तभी सामने से कहा जाता है कि इस बार डोनेशन मुमजिन ने दी है, इसलिए हम इस साल का ऑनर्स अवार्ड उन्हें देना चाहते हैं। आई एम सॉरी। ये सुनते ही नरवीन गुस्से में कॉल काट देती है। इधर मरजान आतिश के ऑफिस की तरफ जा रही होती है। वो रुककर पीछे मुड़कर देखती है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जैसे ही वो चुपचाप ऑफिस के अंदर दाखिल होने लगती है, पीछे से असली आ जाती है और मरजान को ऑफिस में जाते हुए देख लेती है। मरजान अंदर जाकर फाइलें इधर उधर करती है, अलमारी खोलकर देखती है, एक एक कागज गौर से चेक करती है। फिर बेबसी में खुद से कहती है, दीमत तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। वो हर चीज़ ध्यान से देखती है,
लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। इसी दौरान आतिश अपने ऑफिस की तरफ आ रहा होता है कि असली उसे रोककर कहती है, आतिश, तुम्हारे ऑफिस से किसी चीज की आवाज आ रही है। आतिश हैरान होकर कहता है, मेरे ऑफिस से, और फौरन तेजी से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता है। अंदर मरजान अब भी फाइल हाथ में लिए खड़ी होती है। जैसे ही आतिश दरवाजा खोलता है, दोनों आमने सामने आ जाते हैं। मरजान घबरा जाती है। आतिश सख्त लहजे में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मरजान हकलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही आ गई थी। आतिश गुस्से में कहता है, सच सच बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरे ऑफिस में क्यों हो? कुछ पल की खामोशी के बाद मरजान कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ तलाश करने आई थी। आतिश ठंडे लेकिन सख्त अंदाज में कहता है, तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम पहले भी यहाँ चेक कर चुकी हो। मरजान बाहर जाने लगती है, तभी आतिश उसे रोक लेता है और उसके हाथ से फाइल लेते हुए कहता है, ये टेंडर की फाइल है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मरजान बिना कुछ बोले चुपचाप ऑफिस से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद दीमत हिम्मत करके कहती है कि तुम जानते हो, मरजान मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये उसके लिए अच्छा होगा? उसने मुझसे कहा है कि वो इस बात में किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं उसके साथ काम करना चाहती हूँ, अगर तुम इजाज़त दे दो। मुझे पता है तुम्हारी आतिश से दुश्मनी है, लेकिन मैं यह सब मरजान के लिए कर रही हूँ। तुम मरजान को पसंद करते हो ना? ये उसके लिए बहुत मददगार होगा। प्लीज़ नज़ीर, मैं उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ। नज़ीर गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम उसके साथ काम कर सकती हो। ये सुनते ही उठकर नज़ीर को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ मरजान और यासिर बातें करते हुए आ रहे होते हैं। तभी अचानक एक औरत आती है और मरजान को जोर से झंझोड़ देती है। वह चीखकर कहती है, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। वो औरत दोबारा मरजान को झंझोड़ते हुए रो रो कर कहती है कि मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, वो बहुत मासूम था, फिर भी तुम लोगों ने उसे मार दिया। मरजान रोते हुए कहती है कि मैं आपके दर्द को समझती हूँ, लेकिन प्लीज़ खुद को संभालिए। औरत चिल्लाती है कि मैं खामोश नहीं रहूंगी, तुम लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आसपास लोग जमा हो जाते हैं। सब हैरानी से मरजान को देखने लगते हैं। दूर खड़ी असली ये सब देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। उसे याद आता है कि यही वही औरत है जिसके पास वो पहले गई थी और कहा था कि इन लोगों ने तुम्हारे बेटे को मारा है, तुम्हें इनसे बदला लेना चाहिए। उसने उसे मरजान का पता भी दिया था और ये सारा असली का ही प्लान था। औरत गुस्से में मरजान से कहती है कि तुम और तुम्हारा बाप दोनों गद्दार हो, और ये कहकर वो मरजान को जोर से धक्का देती है। मरजान नीचे गिर जाती है। इसी वक्त आतिश और कमाल बाहर आते हैं। आतिश जोर से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? वो फौरन मरजान के पास जाता है, उसे सहारा देकर खड़ा करता है। कमाल उस औरत को बाहर ले जाता है। आतिश सबको डांटकर कहता है कि अपने अपने काम पर वापस जाओ, तमाशा बंद करो। आतिश मरजान को अपने ऑफिस में ले जाता है। मरजान अंदर बैठकर रो रही होती है। आतिश पानी लाकर उसे देता है। मरजान पानी पीती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। आतिश खुद गिलास थामकर उसे पानी पिलाता है। मरजान टूटे हुए लहजे में कहती है कि मैं उस औरत का सामना नहीं कर पा रही थी, उसने अपना बच्चा खो दिया है। शायद उसे मुझसे ये सब कहने का हक था, लेकिन इसमें मेरा कसूर क्या था? अचानक मरजान उठकर गुस्से में कहती है, ये सब तुमने किया है ना? तुम मुझे तकलीफ में देखकर खुश हो रहे हो, लेकिन याद रखना, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। आतिश बिना कुछ कहे खामोशी से ऑफिस से बाहर चला जाता है। मीटिंग रूम में सभी लोग जमा होते हैं। टेंडर खोले जाते हैं। ऐलान होता है कि सबसे बड़ी बोली कसुगलो कॉन्ग्लोमरेट ने दी है। सब लोग नज़ीर को बधाई देने लगते हैं। इसी वक्त असली धीरे से आतिश के पास आकर कहती है कि मरजान ने ही नज़ीर को इस प्रोजेक्ट की कीमत के बारे में बताया था। ये सुनते ही आतिश का गुस्सा फूट पड़ता है। उधर मरजान चुपचाप अपना सामान बैग में डालकर जाने लगती है। तभी आतिश उसका हाथ पकड़कर सख्त लहजे में कहता है, ये सब तुमने किया ना? सब लोग हैरानी से दोनों को देखने लगते हैं और मरजान आतिश से गुस्से में कहती है, मैंने सच में कुछ नहीं किया। इसलिए है ना, वो आतिश को कहती है कि ये सब ना पक्का मरजान ने ही लीक किया होगा नाजिर के पास। और आतिश पूरा गुस्से हो जाता है और वो मरजान को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्रोजेक्ट नाजिर के पास देने की। मरजान बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। पर वो शक उस पर करता रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब असली का ही काम है। वो नाजिर को सारे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे आई थी और उसने कहा था कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि ये लीक मैंने किया है। और जो नाजिर है वो भी खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे ये सिर्फ
ये प्रोजेक्ट ही चाहिए था। और हमें ये दिखाया जाता है कि ये सब असली की चाल थी मरजान को फंसाने की। और फिर जो आतिश है वो मरजान को कमरे में ले आता है और कहता है कि ये तुम्हारी ही हिम्मत है कि तुमने नज़ीर को सारा कुछ दे दिया। इस पर मैंने बहुत मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट पर तुमने मेरी कोई भी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हारे हाथ में वो देखी थी फ़ाइल जब तुम मेरे कमरे में आई थी, और तुमने ही वो फ़ाइल यहाँ से उठाकर नाजिर को दी है, और जो मेरे प्रोजेक्ट पर जो मैंने इतनी मेहनत की वो तुमने ही दी है। मरजान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं ऐसा क्यों करूँगी, क्योंकि तुम इस प्रोजेक्ट पर मेरे साथ काम कर रहे थे। मैं आप तुम्हारा भरोसा क्यों तोड़ूंगी। वो जो आतिश है गुस्से से कहता है ये तुमने ही किया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हैदर और नाजीर साथ में बैठे हैं, और जो नाज़िर है ना वो हैदर से बोलता है कि मैंने सारा प्लान बना लिया है, अब तुम देखो मैं आतिश के साथ क्या क्या करता हूँ, और अब उसका बदला जो लेना था वो अब ख़त्म हुआ, अब बदला मैं लूँगा। जो हैदर है वो बोलता है कि क्या हुआ, तुमने कुछ प्लान किया है, मुझे भी बताओ। नाज़िर कहता है वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरी और जो मरजान है वो भाग कर आती है नज़ीर के पास, और वो नज़ीर को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये प्रोजेक्ट चोरी करने की। आतिश अब मेरे पे शक कर रहा है कि मैंने वो प्रोजेक्ट तुम्हें दिया है। आतिश ये सब मेरे को बोल रहा है। फिर वो बोलता है कि वो उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ये सब बोलने की, अभी मैं उससे बात करता हूँ। पर तभी वहाँ पर आतिश उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। वो देख लेता है कि कैसे उसने मरजान का हाथ पकड़ रखा होता है, और ये सब देख कर ना आतिश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो भागकर जल्दी से उसके पास चला जाता है। वहीं पर असली भी आ जाती है, और असली बोलती है कि शायद ये दोनों अपनी विक्ट्री एंजॉय कर रहे हैं कि फ़ाइल जो थी इसने मरजान ने उसको नाज़िर को दे दी। वहीं पर वो आ जाता है आतिश, और वो बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे अभी नज़ीर से बात करनी है, और मरजान वहाँ से चली जाती है। तो वो नज़ीर को बोलता है कि तुम्हारे में हिम्मत नहीं है ना मुझे फ़ेस टू फेस मेरे साथ लड़ने की, इसलिए तुम अब चालें चल रहे हो, वो भी चोरी छिपे। और तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरा प्रोजेक्ट चोरी कर लिया और तुम जीत गए? नहीं बच्चा, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ तुम्हें देखना पड़ेगा। तुमने मेरा सिर्फ प्रोजेक्ट चोरी किया है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली आतिश कौन है। और जो नज़ीर है वो गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि अब तुम्हें भी पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब तक मैं चुप था, पर अब मैं चुप नहीं रहूँगा। और इसी बात पर आतिश कहता है कि अब देख लेते हैं क्या करेगा तू, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो नज़ीर है वो वहाँ पर खड़ कर रुक कर कुछ सोचने लग जाता है। दूसरी और जो असली की माँ है ना वो हैदर और उसके पूरे परिवार की जो फ़ोटोज़ होती है वो जाकर डस्टबिन में फेंक देती है, और मरजान की माँ की उसके साथ लड़ाई हो जाती है। फिर वो वहाँ से डस्टबिन में से अपनी फ़ोटोज़ उठाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं, और अपनी काम वाली को कह देती है कि साफ़ कर दो। फिर वहीं हम पर हमको दिखाया जाता है कि जो मरजान है ना वो सोच रही है कि ये सब मैंने नहीं किया, तो फिर ये किसने किया, वो प्रोजेक्ट किसने किसी को दे दिया, और प्रोजेक्ट लीक करने पर नाम मेरा लग गया। पर वहीं पर आतिश आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को दूर खड़े होकर वहाँ पर देखते रहते हैं। मरजान फिर से आतिश के पास जाती है और उसे फिर से बोलती है कि आतिश प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने ये प्रोजेक्ट लीक नहीं किया है। और वो बोलती है कि प्लीज़ मेरे पे यकीन करो, अब मैं अपनी सच्चाई कैसे दूँ। आतिश बोलता है कि मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है तुम पर शक विश्वास करने का। मरजान बोलती है कि प्लीज़ तुम पर मेरे पर भरोसा कर सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे हाथ में वो फाइल्स देखी थी, ये तुमने ही किया है, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद असलीना घर वापस आ जाती है, और वो हंस हंस कर ना अपनी माँ को बता रही होती है कि आज मैंने ना बहुत बड़ी जीत हासिल की है। उसकी माँ कहती है कि क्या किया तुमने। वो बोलती है कि तुम्हें पता है मरजान ने ना नज़ीर को सारा प्रोजेक्ट, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो नज़ीर को दे दिया। उसकी माँ बोलती है कि सच में ऐसा किया उस लड़की ने, बहुत बुरी लड़की है वो। फिर वो बोलती है कि हाँ, वो छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी पर उसे छुपाया नहीं गया, और वो एक्सपोज हो गई आतिश के सामने। अब आतिश उससे नफरत करने लगेगा। और तभी ना वहाँ पर आतिश और कमाल आ जाते हैं, जो असली की माँ है, और असली उन दोनों को देखने लग जाती हैं और सोचने लगते हैं कि हमारा प्लान कुछ तो कामयाब हुआ। फिर ना कमाल और आतिश दोनों बैठकर ना ऐसे सोचने लग जाते हैं कि क्या सच में मरजान ने ऐसा किया होगा। वो बोलता है कि हाँ, ये मरजान ने किया है, मैंने उसे ऑफिस में देखा था, और मैंने अपने अपने आंखों से उसे देखा था, उसके हाथ में वो फ़ाइल थी। पर फिर जो कमाल होता है ना वो आतिश को समझाने लगता है कि क्या पता उसने ऐसा ना किया हो, क्योंकि कई बार हमने उस पर शक किया है पर वो
इन बातों के लिए बहुत ज़्यादा दूर है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो मैंने लगता कि तुम उस पर शक कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे उस पर शक नहीं है, मुझे उस पर विश्वास है कि उसने ही ये सब किया है और नज़ीर को उसने ही फ़ाइल दी है। फिर वो जो कमाल है ना, वो उसे एक राजा की कहानी सुनाता है। फिर जिसे सुनकर ना आतिश ऐसे सोचने लग जाता है कि क्या पता मैंने ऐसे ही उस पर शक कर लिया हो। फिर वो ना कमाल की बातें ऐसे सोचता रहता है और वो पूरी रात नहीं सोता और यही सोचता रहता है कि क्या सच में मरजान ने मुझे धोखा दिया है। और फिर ना वहाँ पर मिर्ज़ान आ जाती है और उसे देखकर आतिश बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरी बातें सुन रही थी कान लगाकर। वो बोलती है कि मैं कान लगाकर तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आई थी, तो मैं यही बताने आई थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मेरे पे शक करना बंद करो। फिर वो बोलता है कि मैं तुम पर शक क्यों ना करूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, तुम मेरी ऑफ़िस में आई थी और उसके बाद मेरी ऑफ़िस में कोई भी नहीं आया और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा था। फिर वो बोलती है कि हाँ, तुमने मेरे हाथ में वो फ़ाइल देखी थी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। वो बोलता है कि नहीं। फिर वो ना अपने जो स्टडी रूम होता है ना, उसे लॉक लगा देता है कि इससे पहले तुम और कुछ चोरी को करो, मैं इसे ही लॉक लगा देता हूँ। और ये बातें सुनकर ना मरजान को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ ट्रस्ट मी, पर आतिश उस पर ट्रस्ट नहीं करता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आतिश है ना, वो स्टडी रूम में होता है, वो किसी की उसे कॉल आती है और वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। और अभी भी वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है क्योंकि वो पूरी रात नहीं सोया है और वो यही बातें सोच रहा था कि क्या मरजान ने उसका प्रोजेक्ट नाज़ीर को दिया है या नहीं दिया। फिर वहीं दूसरी ओर ना मरजान शाहीन को कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम्हें कोई अपडेट मिली, क्योंकि उसे भी अभी पूरी जानकारी चाहिए थी कि ये प्रोजेक्ट लीक किसने किया है। तो शाहीन बोलता है कि नहीं मैम, अभी तक मेरे को कोई भी अपडेट नहीं मिली है, जब भी कोई भी अपडेट मुझे मिलेगी ना, मैं आपको दे दूँगा। फिर मरजान कहती है कि प्लीज़ तुम कोशिश करो कि जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढ सको कि किसने ये प्रोजेक्ट लीक किया है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी ओर ना आतिश उसे कॉल करते हुए देख लेता है और वो सोचता है कि ये किससे बात कर रही है। फिर शाहीन बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं उसे ढूंढ लूँगा। फिर वहाँ पर जो आतिश है ना, वो पूरा ऐसे सोच रहा होता है कि अब कोई और इन्फॉर्मेशन किसी को दे रही है क्या ये। तभी वहाँ पर कमाल आ जाता है। फिर वो कमाल देखकर बोलता है कि तुम पूरी रात नहीं सोए ना, वहीं पर मरजान को देख रहे थे। वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलता है कि मुझे तो यही लगता है कि तुम पूरी रात मरजान को ही देख रहे थे। फिर बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं है। फिर वो बोलता है कि ठीक है, ऐसा नहीं होगा। फिर वो बोलता है कि मुझे ना एक मीटिंग में जाना है। कमाल बोलता है कि कौन सी मीटिंग में। वो बोलता है कि कोई मीटिंग है और मैं उस मीटिंग में जा रहा हूँ। तो कमाल बोलता है कि ठीक है, और तुम्हें क्या लगता है कि मरजान ने वो लीक किया है कि नहीं किया। वो बोलता है कि देखते हैं क्या होगा, अब मैं उस बारे में नहीं सोचना चाहता। कमाल उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो वहाँ से चला जाता है और कमाल सोचता है कि प्लीज़ उस पर ट्रस्ट करो। फिर उसके बाद ना जो आतिश है वो कपड़े पहनकर कहीं जा रहा होता है, तभी वहाँ पर मरजान आ जाती है। मरजान उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। फिर आतिश बोलता है कि मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मेरी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर दोगी ना। तो वो बोलती है कि तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो, मैंने तुमने कितनी बार बोल दिया। वो बोलता है कि तुम फिर गार्डन में किससे बात कर रहे थे। वो बोलती है कि तुम अब मुझ पर ये शक कर रहे हो कि मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रही थी, ये लो मेरा फ़ोन और देख लो। वो ना अपना फ़ोन आतिश के हाथ पर रख देती है और बोलती है कि सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लो और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने किससे क्या बात की है, और तुम उस आदमी को भी फ़ोन करके पूछ सकते हो कि मैंने उससे क्या बात की है और तुम मुझ पर क्यों शक कर रहे हो जब मैंने एक बार कह दिया कि वो सब प्रोजेक्ट मैंने लीक नहीं किया है। आतिश उसका फ़ोन ना उसको वापस रिटर्न कर देता है और बोलता है कि मुझे कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि वो प्रोजेक्ट तुमने ही लीक किया था और इसकी श्योरिटी मेरे पास है, और अगर ये सच सामने आ गया तो तुम तैयार रहना और देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर वो बोलता है कि अगर तुम गिल्टी नहीं हो तो कुछ नहीं, अगर तुम गिल्टी हो तो देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर वो बोलता है कि मेरी मीटिंग है, मैं तुम्हें कॉल करूँगा और उस मीटिंग में हम दोनों को चलना है, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद ना गाड़ी में आतिश जा रहा होता है और वो ना कमाल को कॉल करता है। तो कमाल उसे बोलता है कि क्या हुआ भाई, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम संभाल लोगे ना अकेले बिज़नेस। वो बोलता है कि हाँ हाँ संभाल लूँगा और मैं सब कुछ सेटल कर लूँगा। फिर वो बोलता है कि ठीक है, अच्छा लगा मुझे ये सब सुनकर। वो बोलता है कि हाँ मैं मरजान को भी बुलाऊँगा। फिर वो बोलता है कि हमें ना नज़ीर पर ऐसे नज़र रखनी होगी, वो कुछ ना कुछ तो और पक्का करेगा हमारा प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट भी ख़राब करने के लिए, इसीलिए ना तुम्हें हैंडल करना होगा। फिर वो बोलता है कि ठीक है कोई
बात नहीं। फिर जो बोलता है कि ना तुम ऐसे करो, लॉयर से भी इंटरेक्ट करो और लॉयर से बात करो कि हमारा प्रोजेक्ट उसने चोरी किया है। फिर ना वो मरजान के बारे में सोच रहा होता है कि क्या सच में मरजान ने ऐसा किया होगा। दूसरी और जो लॉयर है ना वो नज़ीर को कॉल कर देता है कि आप पर केस हुआ है जो प्रोजेक्ट आपने चोरी किया है। फिर वो हैदर को बोलता है कि हमें ना कुछ तो करना ही होगा इस आतिश के बच्चे का। इसने हमारे ना नाक में दम कर रखा है और वो प्लानिंग करते हैं उसकी किडनैपिंग की। फिर उसके बाद जो मरजान है ना वो बार बार जो आतिश को कॉल कर रही होती है और वो कॉल पिक नहीं कर रहा होता है और उसे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है क्योंकि आतिश ने उसे बोला होता है कि मैं मीटिंग के लिए तुम्हें कॉल करूँगा और काफ़ी देर हो चुकी होती है, अभी वो कॉल उसे नहीं करता। फिर वो किसी को कॉल करती है, उससे पूछती है कि ऑफ़िस में है क्या आतिश? वो बोलती है कि नहीं ऑफ़िस में तो नहीं है। फिर उसे काफ़ी टेंशन हो जाती है। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जो आतिश है ना वो किडनैप हो चुका है और उसको किसी कोठे में बांधकर और उसकी आंखों में पट्टी बांधकर रख रखा होता है। उसके हाथ पैर सब कुछ बांध रखा होता है और जो मरजान है ना उसे दूसरी ओर काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है और उसका दिल घबरा रहा होता है। उसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो आतिश के साथ हुआ है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ऐसे घबराहट महसूस हो रही होती है। वो जल्दी से एक कमरे से बाहर जाती है और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि आतिश सीन शिफ्ट होता है आतिश पर। वहाँ पर आ जाता है नाजिर। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि नाजिर ने ही आतिश को यहाँ पर किडनैप किया हुआ है। फिर वो आतिश को घूरने लग जाता है और जो हमारा आतिश है वो उसे पहचान जाता है और वो बोलता है नाजिर, तो तुमने ही ये काम किया है और तुम अब मेरे आसपास फिर रहे हो और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं सकूँगा? पर नज़ीर कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं, वो उसे सिर्फ घूरते जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम इतने लो हो गए कि मुझसे बांध कर मुझे मिल रहे हो और तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें सेंस नहीं कर सकता? मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ और तुम मुझे यहाँ पर अटैक करने के लिए लेकर आए हो, पर तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तुम डरपोक आदमी हो। और ये सुनते ही नाजिर एक मुक्का मार देता है आतिश के पेट में और आतिश को ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो दर्द में चिल्लाने लगता है। फिर उसके बाद वो फिर से बोलता है कि कितना मारोगे मुझे? कुछ नहीं कर सकते तुम मेरा। जब मेरे हाथ खुले ना तो मैं तुम्हें देखूँगा कि तुम क्या कर सकते हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो, वो भी मेरे हाथ बांधकर। अगर इतना ही अच्छे हो तो मेरे हाथ खोल कर देखो। और फिर से उसको गुस्सा आ जाता है और वो फिर उसके मुक्का मारता है। फिर वो बोलता है कि अगर करेज है और इतनी ही तुम्हें हिम्मत है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर और एक आदमी की तरह लड़ो मेरे से। फिर ये सुनकर ना नज़ीर को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो फिर से जो आतिश है ना उसके बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुक्का मारता है। पर हमारा आतिश कहाँ रुकने वाला था, वो फिर से उसे बोलता है कि तुम डरपोक आदमी हो और नज़ीर उसे फिर से मुक्का मार दे देता है। फिर वो बोलता है कि इस बात का ख्याल रखना, अगर जब मैं इस जंगल से और तुम्हारी इस किडनैपिंग से बाहर निकला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। फिर नज़ीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से मुक्का मारता है और जो आतिश है ना वो बेहोश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कमाल और उसी के पास जाती है मरजान भागकर। फिर वो बोलती है कि तुम्हारी बात हुई क्या आतिश से? उसका फ़ोन ना स्विच ऑफ आ रहा है और मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। कमाल उसे कहता है नहीं कुछ नहीं होगा, उसे डरो मत। फिर वो बोलती है कि तुम उनसे बात करके देखो ना अभी वो कहाँ पे है। फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है पर आई थिंक वो ठीक होगा। पर फिर वो बोलती है कि नहीं वो नहीं ठीक होगा। फिर वो हंसने लगता है कि तुम उसकी फ़िक्र कर रही हो ना। फिर वो बोलती है नहीं जी मैं उसकी फ़िक्र नहीं कर रही, बस उसने मुझे बोला था कि मीटिंग के लिए कॉल करेगा पर उसने कॉल नहीं की। और यहीं पर असलीना उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है। फिर ना वो उसे बोलता है कि शायद मुझे भी उसकी अब फ़िक्र हो रही है और हमें ना उसे ढूंढना चाहिए और मैं देखता हूँ अगर मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर ना कमाल वहाँ से चला जाता है और मरजाना बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो बोलती है कि शायद कुछ होने वाला है और इतना कहकर उसकी आंखों में से ना आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर असलीना गुस्से में आकर ना अंदर बैठ जाती है अपनी माँ के पास और उसकी माँ को बताने लगती है कि उस लड़की ने अब कमाल को पकड़ लिया है, वो पता नहीं क्या कुछ बोल रही है उसके साथ और कमाल भी कि पता नहीं क्या बात कर रहा था। फिर तभी वहाँ पर कमाल आ जाता है और असलीना उस पर टूट पड़ती है और बोलती है कि तुम मुझसे क्या बात कर रही थी। फिर कमाल बोलता है कि वो फ़िक्र कर रही थी आतिश के बारे में, तो आतिश इतना लेट हो गया है। तो फिर वो बोलती है कि तुम उसे इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? वो बोलता है कि वो उसका हस्बैंड है इसलिए उसे फ़िक्र हो रही है। फिर वो लड़की बोलती है असली कहती है कि
तुम उसकी ज़्यादा साइड नहीं ले रहे। वो बोलता है कि मैं साइड नहीं ले रहा, पर मुझे अभी फ़िक्र हो रही है। फिर उसकी जो माँ होती है ना, वो बोलती है कि शायद वो कब्र पर गया होगा अपनी फैमिली से मिलने, पर वो बोलता है कि ऐसा नहीं है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना आतिश बेहोश होता है और नज़ीर उसके पास होता है और वो बोलता है कि मरजान सिर्फ मेरी है और मैं अब तुम्हें मार डालूँगा और अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। अब तुम मेरी वजह से मर जाओगे यहाँ पर और मैं तुम्हारी आवाज़ हमेशा के लिए कट कर दूँगा और किसी की भी ज़िंदगी में तुम नहीं रहोगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आतिश नाम का कोई लड़का था। और यहाँ पर फिर वो अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि अगर तुमने इसको अकेला छोड़ा और अगर ये तुम्हारी जुगल से भाग गया तो सोच लेना कि तुम भी मर गए और खुद की कब्रें खोद लेना तुम लोग, और मैं सबको एक एक बुलेट के साथ मार डालूँगा। और इतना कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो बॉडीगार्ड उसको हिलाता है आतिश को, पर वो नहीं हिलता और वो बेहोश होता है। फिर वो उसके आँखों में से पट्टी हटा देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ना आतिश को ना धीरे धीरे होश आ रहा होता है और उसके पास ना एक कांच का टुकड़ा पड़ा होता है। वो हाथ से ना वो कांच का टुकड़ा उठाने की कोशिश करता है, पर उससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मरजान बार बार कॉल करती है ऑफ़िस में और उसके फ्रेंड्स के पास भी फ़ोन करती है कि अगर किसी ने आतिश को देखा हो, और तभी वहाँ पर कमाल आ जाता है। फिर अब कमाल को भी फ़िक्र होने लग जाती है आतिश की। फिर मरजान ना उसे कमाल से पूछती है कि तुम्हारा भी फ़ोन नहीं लग रहा ना? तो वो बोलता है कि हाँ नहीं लग रहा। और फिर मरजान बोलती है कि इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ उसके साथ बुरा हो गया है। और कमाल कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो जो मरजान है ना, वो बोलती है अगर तुम्हें कुछ भी उसके बारे में पता चले ना, प्लीज़ मेरे को बता देना। तो वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर गया होगा, कोई प्लेस जहाँ पर वो कहीं गया हो और शायद किसी लड़की के पास। फिर वो बोलता है कि नहीं वो ऐसा आदमी नहीं है। फिर वो बोलती है कि फिर ये आदमी गया कहाँ, फिर कहाँ पर घूम रहा है ये। फिर वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं पता कर लूँगा और तुम फ़िक्र मत करो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मरजान फिर से टेंशन ले रही होती है कि कहाँ गया ये आदमी। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है नाज़ीर पर और वो ना आतिश को बेहोश हुए देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब तुम दर्द से मर जाओगे, देखो तुम खुद को क्या हाल हो गया है तुम्हारा, और अब तुम्हारी कोई भी हेल्प करने नहीं आएगा। तभी वो हैदर को कॉल करता है। फिर वो उसे बताता है कि उसने ना आतिश को किडनैप कर लिया है। और ये बात सुनकर ना वो बहुत खुश हो जाता है हैदर, और वो बोलता है कि अब उसको मार डालना। वो बोलता है कि हाँ वो अब धीरे धीरे मर जाएगा क्योंकि उसको मैंने इतना ज़्यादा दर्द दिया है कि अब वो दर्द नहीं सहन कर पाएगा और वो पक्का मर जाएगा। फिर वो बोलता है कि मेक श्योर कि कमाल को इस बारे में पता ना चले। फिर हैदर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर उसको पता भी चल गया तो हम उसको भी पकड़ लेंगे। नज़ीर कहता है हाँ सही बात है, एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। फिर दूसरा सीन आता है असली और उसकी माँ को ना बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही होती है और वो कमाल को कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं चला कि आतिश कहाँ गया। फिर वो बोलता है कि नहीं अभी तक मेरे को कुछ नहीं पता चला। और वो बोलता है कि अगर कुछ भी मेरे को उसके बारे में पता चलता है मैं आपको बता दूंगा। फिर वो बोलती है कि मेरे प्लीज़ मेरे बच्चे को ढूंढ लेना, कहीं पर वो चला ना गया हो, क्या हम पुलिस से पूछें। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं कैमरास वगैरह चेक कर रहा हूँ, शायद हमें मिल ही जाएगा। फिर वो बोलती है कि नहीं कैमरास मत चेक करो, इसके पीछे पक्का उस लड़की का हाथ है, वो इसलिए ये प्रिटेंड कर रही है कि हम उस पर शक ना करें। फिर वो बोलती है कि ये पक्का मरजान का ही हाथ है इसमें, और असली को भी इस बात पर गुस्सा आने लग जाता है। पर जो कमाल है ना वो मरजान की साइड लेता है। वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, वो सुबह से मेरे पास आ रही है और आतिश को ढूंढने के लिए भीख मांग रही है मेरे पास। फिर वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रही है। और आतिश जो कमाल है वो बोलता है कि ऐसा नहीं है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर ना हैदर अपनी बेटी मरजान से पूछ रहा होता है कि तुम्हें न्यूज़ मिली क्या कोई आतिश के बारे में। मरजान कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं मिला। और तभी वहाँ पर हैदर के पास आ जाता है कमाल और वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना आतिश कहाँ पे है। वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता और ना ही मैं कभी पता लगाऊंगा। और ये बात सुनकर कमाल को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ना हैदर का गला पकड़ लेता है और मरजान भागकर उसे छुड़ाने के लिए आती है और बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर कमाल उसको धमकी देता है कि अगर आतिश को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ पर खड़ी मरजान की माँ भी ये सब सुन रही होती है। फिर वो कमाल को बोलती है कि मरजान कि ये टाइम नहीं है लड़ाई करने का, ये टाइम है हमें आतिश को ढूंढने का, हमें आतिश को ढूंढना है पहले, फिर हम लड़ाई करेंगे। फिर जो कमाल है ना वो हैदर को बोलता है कि अगर मुझे पता चला कि इसमें तुम्हारा हाथ है तो देखना तुम्हारा क्या हाल होगा।
फिर जो हैदर से पूछती है मरजान, क्या आपका कोई हाथ है क्या इसमें? फिर हैदर बोलता है कि नहीं बेटा, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर मरजान भी वहाँ से चली जाती है। फिर जो हैदर की वाइफ है ना, वो उससे पूछती है कि तुम्हारा कोई हाथ है क्या उसमें? तो हैदर बोलता है कि अगर मेरा हाथ हो भी तो क्या कर लोगी तुम? फिर वो बोलती है कि अच्छा काम किया है पहली बार तुमने। फिर हैदर बोलता है कि मैं हमेशा ही अच्छा काम करता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है ना, असलीना जल्दी से नज़ीर को फ़ोन करती है सबसे छिपकर। फिर वो नज़ीर को बोलती है कि तुम्हें पता है कि आतिश कहाँ पे है? अगर तुमने आतिश को गायब किया तो सच सच मुझे बता दो। फिर जो नज़ीर है ना, वो ऐसे बोला बनने की कोशिश करता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो बताती है कि आतिश मिसिंग है और अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो तुम देख लेना। अगर तुमने आतिश के साथ कुछ भी किया, अगर तुम्हारी वजह से आतिश को खरोच भी आई तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों तय है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो बोलता है कि क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो तुम, और तुम्हारी जो करेज है ना इसके लिए सलाम, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर वो बोलती है कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा ही है अगर आतिश तुम्हारे पास नहीं है तो। अगर तुम्हारे पास आतिश है तो मैं तुम्हें मार डालूँगी और साथ के साथ वो लड़की को भी मार डालूँगी जिससे तुम प्यार करते हो। मेरे आतिश को मेरे से कोई भी नहीं छीन सकता, मैं सबके टुकड़े टुकड़े कर दूँगी अगर मेरे आतिश को कुछ भी हुआ। और इस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर उसके बाद ना मरजान वापस कमाल के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ पता चला, क्यों ना हम पुलिस स्टेशन चलें उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने। तो असली उससे बोलती है कि तुम नाटक क्यों कर रही हो उसकी फ़िक्र करने का? वो बोलती है कि मुझे फ़िक्र है और मैं ये नाटक नहीं कर रही हूँ, मुझे वो चाहिए। फिर वो बोलती है कि तुम में कोई शेम तो नहीं है ना, तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही, तुमने खुद उसको गायब किया और यहाँ पर हमारे सामने नाटक कर रही हो। फिर वो बोलती है कि हमारे बेटे की तुम लगती कौन हो, तुम्हारे लिए सिर्फ बदले के लिए हमने शादी की है। और वो जो असली की माँ है ना, वो उसको पकड़ लेती है और दीवार पर बिठा देती है और बोलती है अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें मार डालूँगी। और यहीं पर जो कमाल है ना, वो उसको गुस्सा आ जाता है और मरजान खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। फिर कमाल ना असली की माँ को उससे दूर करता है और बोलता है कि आप क्या कर रही हो, छोड़ो मरजान को। फिर वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे इससे क्यों दूर कर रहे हो? वो बोलता है कि प्लीज़ आप शांत हो जाइए, मरजान का इसमें कोई हाथ नहीं है, मरजान ने ऐसा नहीं किया है। वो बोलती है कि तुम इसके साइड ले रहे हो, तुम्हें पता है इसी ने गायब किया। वो बोलता है इसी ने गायब नहीं किया है, ये बेकसूर है, ये आतिश की वाइफ है और आतिश मुझे सबसे पहले है और अब मैं मरजान को कुछ नहीं होने दूंगा। आप सब भी कुछ भी मरजान को नहीं कह सकते। फिर कमाल बोलता है कि मेरे लिए अभी आतिश सबसे ज़रूरी है, कोई और नहीं। और ये सुनते ही असली को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। फिर वो बोलती है कि इस लड़की को तो मैं खुद अपने हाथों से मज़ा चखाऊंगी। और मरजान भी वहीं पर खड़ी रहती है। फिर वो जो लड़की असली की माँ होती है ना, वो उसको बोलती है अगर तुम मेरे सामने अब फिर से आ गई ना तो हिसाब लगा लेना। वो मरजान उसको गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलती है कि ये बकवास करने से अच्छा है ना कि अपने दिमाग को शांत करो और अपने लड़के को ढूंढो। और मेरे दिमाग में भी तुम्हारा ही लड़का चल रहा है कि वो उससे कुछ हो ना गया हो और वो कहाँ पे है। और आप लोग यहाँ पर ये ड्रामे कर रहे हो, ये ड्रामे मत करो और मेरे पास आने की बजाय अपने बेटे को ढूंढो और उसको घर लेकर आओ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मरजाना बहुत ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि आतिश उसको मिल नहीं रहा होता है और अभी तक मरजान को पता नहीं है कि आतिश किडनैप हो गया है। और वो सोच रही होती है कि आतिश कहाँ गया, अब मैं आतिश के बिना कैसे रहूँगी। और अभी उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। तभी उसे आतिश की ना कुछ बातें याद आने लग जाती हैं जिसे सोच सोच कर ना उसे बहुत ज़्यादा रोना आने लग जाता है। और वो सोचती है कि नहीं, अगर मैं ही वीक हो गई तो मैं आतिश को कैसे ढूंढूंगी। फिर दूसरी साइड ना कमाल जाता है नज़ीर के पास और बोलता है कि बताओ मुझे आतिश कहाँ है। वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो कमाल उसे कहता है कि ये बोले बनने का नाटक मेरे सामने मत करो और मुझे साफ साफ बता दो कि आतिश कहाँ है। वो बोलता है कि तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, तुम एक नौकर हो और नौकर की तरह रहो। कमाल उसे बोलता है कि तुमने क्या बोला मुझे। नज़ीर उसे फिर से बोलता है नौकर। और कमाल को ना गुस्सा आ जाता है, वो नज़ीर के मुंह पर एक ज़ोर से मुक्का मार देता है और नज़ीर से बोलता है कि अगर तुम्हारी वजह से आतिश पर कोई भी खरोंच आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और आगे से मुझसे बकवास करने से पहले 100 बार सोच लेना। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जो नज़ीर है ना, वो कमाल को ऐसे घूरता रहता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि आतिश को ना सपना आ रहा होता है मरजान का और वो सपने में देख रहा होता है कि मरजान उसको उठा रही है और मरजान उसके पास आकर खड़ी हो गई है। फिर मरजान उसे बोलती है कि आतिश
तुम क्या कर रहे हो? उठो आतिश, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आंखें खोलो। और आतिश बिल्कुल बेहोश हुआ होता है और उसे इस बात का सपना आ रहा होता है कि मरजान उसको उठाने की कोशिश कर रही है। फिर बोलती है कि प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूँ तुम्हें बचाने के लिए, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। और आतिश अपनी आंखें खोल लेता है और वो उसे मरजान को देखने लग जाता है। फिर मरजान उसे बोलती है कि चलो खड़े हो जाओ, चलो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से हम दोनों साथ में बाहर निकलेंगे। तुम मेरा वेट कर रहे थे ना, देखो मैं आ गई यहाँ पर। और आतिश उसे देखता रहता है। फिर वो बोलता है कि मरजान, क्या तुम यहाँ पर सच में आई हो? क्या मरजान तुम आ गई हो, मुझे बचाने आई हो? और ये सब वो बोलता रहता है, पर वहाँ पर वो बंधा रहता है। फिर मरजान ना वहाँ से चली जाती है और वो आतिश देखता है कि उसके हाथ खुले होते हैं और वो भी मरजान के पीछे पीछे उस गेट की तरफ जाने लगता है। फिर उसको ना आवाज़ें आने लगती हैं गेट की तरफ से कि मरजान उसको बाहर से ज़ोर ज़ोर से बुला रही है। फिर आतिश ज़ोर से बोलता है कि रुक जाओ, मेरा वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। और फिर आतिश भी वहाँ पर चला जाता है। जैसे ही आतिश बाहर जाता है ना, तो वहाँ पर मरजान के घर का सीन दिखाया जाता है और मरजान एक पूल के पास खड़ी होती है। आतिश भी उसके पास जाता है। आतिश उसके बालों को हाथ लगाता है और उससे पूछता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मरजान बोलती है, नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे, हम यहाँ पर अकेले हैं और तुम मेरे पास हो और तुम अब सेफ़ हो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ ना तुम्हें बचाने के लिए। फिर मरजान और आतिश दोनों एक रोमांटिक सा पल यहाँ पर बिताते हैं और मरजान और आतिश यहाँ पर काफ़ी खुश होते हैं और आतिश को महसूस हो जाता है कि वो अब मरजान को प्यार करने लगा है। और तभी ना आतिश की आंखें खुल जाती हैं, उसे पता चलता है कि उसके हाथ तो बंधे हुए हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मरजान ना बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रही होती है आतिश की और सोच रही होती है पक्का उसके साथ ना कुछ तो बुरा हुआ है, नहीं तो वो अब तक आ जाता। वहीं दूसरी ओर ना कमाल रात भर जाग कर आतिश के बारे में पता लगा रहा होता है और तभी वहाँ पर मरजान आ जाती है। फिर वो बोलती है कि कोई कैमरा फुटेज से पता चला क्या आतिश के बारे में? वो बोलता है कि अभी तक तो कुछ नहीं पता चला और तुम फिक्र मत करो, आतिश ऐसे बहुत सारे तूफ़ानों के साथ लड़ा हुआ है, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी वरी तो डिफरेंट है क्योंकि वो ऐसे एडवेंचर्स में अकेले ही जाता रहता है, मेरे को बताता नहीं है। और मरजान ना ये बात सुनकर थोड़ी सी स्माइल करने लगती है और कमाल भी उसको देखकर ना थोड़ी सी स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? फिर वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ जगहों पर जा रहा हूँ उसे चेक करने के लिए और मुझे कमिश्नर को भी कॉल करनी है। फिर वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वो बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जाओगी और वो वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि मैं तो साथ में ही जाऊँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि आतिश को होश आ चुका होता है और वो अपने हाथ ना एक कांच के टुकड़े के साथ खोल रहा होता है और उसके हाथ ना मतलब कट रहे होते हैं, रस्सी जो हाथ से बंधी होती है ना वो कांच से कट रही होती है। फिर वो बोलता है कि मैं अब इस लड़की की फ़िक्र क्यों कर रहा हूँ। फिर तभी हमें एक गुंडा दिखाया जाता है जो कि किसी औरत के चक्कर में होता है और वो अपना फ़ोन वहीं पर रख कर वहाँ से चला जाता है। तभी आतिश उसको सोने का नाटक करता है कि वो अभी बेहोशी है और वो जो आदमी है ना वो उसे चेक करके वहाँ से चला जाता है। तभी आतिश अपने हाथ खोलता है और जल्दी से जाकर फ़ोन उठाता है और जैसे फ़ोन उठाता है और मैसेज कर देता है, तभी हमें दिखाया जाता है कि मरजान और जो कमाल है वो बाहर आ रहे होते हैं। कमाल किसी को कॉल कर रहा होता है आतिश के बारे में और तभी वहाँ पर मरजान भी खड़ी होती है। वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हमने कैमरास चेक कर लिए हैं और हम कैमरास कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहेंगे, क्या पता कुछ मिल ही जाए। तभी ना कमाल के फ़ोन पर एक ना ट्रैकिंग नंबर आता है और एक लोकेशन आ जाती है। वो बोलता है कि ये क्या है? तो वो वहाँ पर से आतिश होता है ना वो कमाल को कॉल करता है, हेलो कमाल, ये मैं हूँ। और कमाल भी बोलता है कि आवाज़ आ रही है भैया आपको मेरी? वो बोलता है कि कमाल तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? पर उन दोनों को ना कोई भी आवाज़ नहीं आती। पर तब तक ना जो आतिश है ना वो लोकेशन भेज देता है और मैसेज डिलीट कर देता है और तभी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और वो जल्दी से फ़ोन रख देता है। गुंडा आकर ना उसके ऊपर गन रख लेता है और बोलता है कि तुम खुल कैसे गए और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा फ़ोन उठा रहे थे, तुम मेरे फ़ोन में मैसेज कर रहे थे किसी को या कॉल कर रहे थे? और तभी वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया अभी।
और तभी वहाँ पर ना बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और वो आतिश को फिर से पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं और फिर वो उसे पकड़ ही लेते हैं गन से और उसके हाथ ना फिर से बांध देते हैं। तभी मरजान भी कमाल को बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ और मुझे वापस मत भेजना। वो बोलता है कि गेट आउट फ्रॉम माई कार, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, वहाँ पर हमें नहीं पता कि क्या है, क्या पता ये ट्रैप हो और तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो। मरजान उसे बोलती है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। वो बोलता है कि मैं जल्दी में हूँ, प्लीज़ उतर जाओ। वो बोलती है कि कुछ मर्ज़ी कर लो, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। और फिर असली ना उन दोनों को देख लेती है। फिर वो कमाल को जल्दी से कॉल करती है कि तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो। फिर वो बोलता है कि हमें भी नहीं पता हम कहाँ पर जा रहे हैं, पर मैं बाद में बात करता हूँ। फिर वो बोलती है कि मरजान तुम्हारे साथ क्यों जा रही है। फिर वो बोलता है कि ये सब मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा, अभी मैं फ़ोन पर कुछ भी नहीं तुम्हें बता सकता और प्लीज़ फ़ोन कट कर दो, अभी मेरे को बहुत काम है। फिर तभी ना असली की माँ वहाँ पर आ जाती है। वो असली को पूछती है कि कोई न्यूज़ मिली क्या आतिश के बारे में। असली बोलती है कि नहीं, आतिश के बारे में कुछ नहीं मिली न्यूज़ अभी तक, क्या पता वो सेफ़ है या नहीं। फिर असली की माँ कहती है कि ऐसे मत बोलो, कमाल शायद कुछ ना कुछ कर रहा होगा। असली बोलती है कि माँ मेरे को ना उसके बारे में बैड थॉट्स आ रहे हैं। असली की माँ बोलती है नहीं नहीं, वो ठीक सलामत ही वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद जो लोकेशन भेजी होती है ना कमाल को आतिश ने, वहाँ पर कमाल और मरजान वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर कमाल उसे बोलता है कि तुम जाकर ना कार में वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। वो बोलती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही आऊँगी। फिर कमाल उसे बोलता है कि तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर लेकर आया, मैं वो ही बहुत है। अब प्लीज़ कार में बैठ जाओ और प्लीज़ मेरी मुश्किलें ज़्यादा मत करो और जाकर कार में बैठ जाओ। फिर मरजान ना जाकर कार में बैठने का नाटक करती है और कमाल ना वहाँ से भाग जाता है। जैसे वो देखती है कि कमाल वहाँ से चला गया, वो भी वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि आतिश को फिर से बांध दिया जाता है और एक गुंडा उसके पास खड़ा रहता है और जो दूसरा गुंडा है ना वो उसको धमकी देता रहता है कि अब तो तुम गए, अब हम सब इकट्ठे होकर तुमको मारेंगे और अब तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। आतिश उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे डरूं, पर मैं तुमसे नहीं डरता और अगर तुम मुझ पर गोली चलाना चाहते हो तो तुम गोली चला सकते हो। गुंडे को ना और गुस्सा आ जाता है और वो गन निकाल लेता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है अभी मैं डर रहा हूँ तुमसे, बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझ पर गोली चला सकते हो। और तभी वहाँ पर ना एक दूसरा गुंडा आता है और बोलता है कि जल्दी से बाहर आओ, कोई आ गया है। और फिर जो आतिश है ना वो बोलता है कि कमाल मेरे भाई, मेरे शेर, जल्दी से पहुँच जाओ यहाँ पर। तभी ना कमाल के पीछे से आकर एक गुंडा उसके ऊपर बंदूक लगा लेता है और कमाल उससे साथ झगड़ा करने लग जाता है। फिर कमाल उसको ज़ोरदार मुक्का मारता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा आदमी आकर कमाल के सर पर गन मार देता है और कमाल वहीं पर गिर जाता है। तभी जो मरजान है वो भाग रही होती है और वो देख रही होती है कि मैं कहाँ पर जाऊँ और कहाँ पर आतिश को ढूंढूं। तभी ना वो भागते भागते ना उसको एक घर सा दिखाई देता है और वो भागकर ना वहाँ पर छुपकर देखने लग जाती है कि क्या इसमें ही आतिश होगा। पर फिर उसको ना ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ, यहीं पर आतिश, यहीं पर पक्का यहीं पर है। फिर वो जल्दी से वहाँ पर भागती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो भागकर आती है और गेट ओपन कर लेती है और वहाँ पर आतिश बांधा हुआ होता है और जिसे देखकर मरजान के सांस में सांस आते हैं और आतिश उसे देखकर बिल्कुल ऐसे शॉक हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। और जो मरजान है वो आतिश को देखकर और आतिश अभी भी सदमे में है कि मरजान यहाँ पर क्या कर रही है। पर तभी एक गुंडा आता है और मरजान के पीछे गन लगाकर खड़ा हो जाता है। मरजान शॉक हो जाती है और आतिश भी पूरा गुस्से में आ जाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लड़की से दूर हटो। और मरजान और आतिश एक दूसरे को देखते रहते हैं और तभी वहाँ पर मरजान ना सरेंडर कर देती है और अपने हाथ ऊपर कर लेती है। फिर उससे बोलती है कि दूर हट जाओ वरना पछताओगे तुम। और वहीं पर आतिश बंधा हुआ होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है कि उससे दूर रहो। पर तभी मरजान ज़ोरदार एक मुक्का मारती है उस गुंडे के मुंह पर और वो गुंडा ना पीछे हट जाता है और वो फिर से एक लात मारती है उसके मुंह पर। एंड इतने अच्छे एक्शंस किए थे मरजान ने। और फिर वो बंदे को, उस जो गुंडा होता है ना, उसे उठाकर नीचे पटक देती है और उसे लगता है, जो आतिश है ना, उसे लगता है कि मरजान नीचे गिर गई और ना वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे चीखने लग जाता है, मरजान 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 तुम ठीक हो, मरजान तुम ठीक हो। और ये सुन के ना, मतलब जो मरजान है वो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उसे देखकर ना आतिश बिल्कुल शॉक हो जाता है कि हैं,
ये क्या हुआ? फिर मरजान ना भागकर जल्दी से आतिश के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? आतिश उसे बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये तुमने अभी जस्ट क्या किया? फिर वो बोलती है कि मैंने उसे वार्निंग दी थी पर उसने नहीं सुना, तो फिर मैं क्या करती? मुझे तो उसे मारना ही था ना। तो वहाँ पर आतिश ना बिल्कुल ऐसे शॉक हो जाता है। फिर जल्दी से ना मरजान आतिश के हाथ खोलने लग जाती है, पर रस्सी ना बहुत ज़्यादा टाइट बांधी होती है और उससे ना वो रस्सी खुल नहीं रही होती। आतिश उसे बोलता है कि तुम एक आदमी को तो पीट सकती हो पर तुमसे एक रस्सी नहीं खुल रही। फिर वो बोलती है कि मुझसे नहीं खुल रही। फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और वो कहाँ पर है? फिर वो बोलती है कि कमाल भी मेरे साथ आया था पर वो मुझे बोला कि कार में रुक जाओ, पर मैंने नहीं रुकी और जैसे ही हमें तुम्हारी लोकेशन की पता चला तो मैं जल्दी से कार में बैठ गई कमाल के साथ। फिर वो बोलता है कि ओ गॉड, मुझे पेशेंस दो इस लड़की के साथ। फिर वो बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो ऐसे? मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और तुम्हें क्या लगा कि अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर हो तो मैं नहीं आती? मैं बिल्कुल आती। फिर वो बोलता है कि अच्छा तुम ठीक है, फिर यहाँ से तुम भाग जाओ, मैं खुद को अपने आप सेव कर लूँगा, पर तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर वो बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी तुम्हें ऐसे छोड़कर। फिर वो बोलता है कि प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, वो कभी भी यहाँ पर आ जाएंगे, तुम भी फंस जाओगी, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। फिर मरजान बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और तभी ना मरजान रस्सी खोल देती है और भाग कर ना आतिश को हग कर लेती है। एंड गाइस, ये इन दोनों का फर्स्ट हग है और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे टाइटली हग कर लेते हैं। फिर उसके बाद ना आतिश मरजान के बारे में सोच रहा होता है कि इसको मेरी फ़िक्र इतनी क्यों है और ये यहाँ पर क्यों आई, इसने ऐसा क्यों कहा कि इसको मेरी फ़िक्र हो रही थी। और तभी वो फिर से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर मरजान उसके बारे में सोचती है कि तुम पक्का ठीक हो ना? वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी वहाँ पर वो गुंडे वापस आ जाते हैं और वो गन लगाकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देख कर ना जो आतिश है ना वो मरजान को अपने पीछे कर लेता है और बोलता है कि लड़की को यहाँ से जाने दो। पर वो गुंडे बिल्कुल भी नहीं सुनते और जो आतिश है वो उनकी तरफ गुस्से से देखता रहता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और जो गुंडे हैं ना वो उनकी तरफ देखते रहते हैं। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि वो दो गुंडे ना कमाल के पास आते हैं और वो एक दूसरे को बोलते हैं कि इसका क्या करें। फिर वो बोलता है कि ये तो मर तो गया ही है, अब इसको ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे भेड़िए आकर खा लेंगे। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो गुंडे हैं ना वो आतिश और मरजान को पकड़ लेते हैं और उनको बांधने की कोशिश करते हैं और जो दूसरा गुंडा है ना वो उसको मरजान को बांध रहा होता है। तो आतिश उसे बोलता है कि हम दोनों के बीच की बात है, तुम मेरे साथ करो जो करना है और लड़की को छोड़ दो। फिर वो बोलता है कि ओ माय गॉड, इतनी सुंदर लड़की हम कैसे छोड़ सकते हैं, और वो उसको टच करने लगता है। और ये देखकर ना आतिश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सर से मारता है दूसरे गुंडे के और उसे नीचे गिर देता है और ज़ोर ज़ोर से अपनी चेयर पटकने लगता है और चार गुंडे उसको संभाल नहीं पाते। उसे इतना गुस्सा आ जाता है, वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है अगर तुमने मेरी मरजान को हाथ लगाया तो इसका भुगतान तुम नहीं कर पाओगे और तुम्हें इस चीज़ के लिए रिग्रेट करना पड़ेगा। फिर वो गुंडा बोलता है कि देखो देखो, जब मैंने तुम्हें हाथ लगाया तो तुम्हारे पति को कितना गुस्सा आ रहा है, और वो अपसेट हो गया इस बात से। मरजान उसकी तरफ देखने लगती है। फिर वहीं पर ना एक दूसरा जो इनका मेन गुंडा है वो आ जाता है और वो आतिश को देखकर वहाँ पर जल्दी से मरजान के ऊपर गन लगा लेता है। तो आतिश ये देखकर ना थोड़ा शांत हो जाता है और वो गुंडा आतिश को बोलता है कि अगर तुम शांत नहीं हुए तो मैं मरजान को गोली मार दूंगा। फिर वो बोलता है कि ठीक है, तुम गन नीचे करो, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। और वो चुपचाप नीचे बैठ जाता है और वो जो गुंडे हैं ना वो आतिश को जल्दी से बांध देते हैं और वो दूसरा गुंडा गन लगाकर अब भी मरजान के ऊपर ही खड़ा होता है। मरजान उसकी तरफ गुस्से से देखती रहती है और वो दूसरा गुंडा सभी गुंडों को बोलता है कि अच्छे से बांध दिया ना, तो अब चलो यहाँ से। और वो दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर आतिश मरजान से पूछता है कि तुम ठीक हो ना? मरजान उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर आतिश उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, तुम आई क्यों यहाँ पर? फिर वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी और मुझे ये महसूस हो गया था कि तुम किसी खतरे में हो और मैं तुम्हें ऐसे किसी खतरे में कैसे छोड़ सकती थी। और ये सुनकर ना आतिश बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि हैं, इसको महसूस हो गया था, ये कैसे हो सकता है। फिर तभी वो बोलती है कि मैंने यहाँ मेंशन में बैठी मैं तुम्हारे बारे में सोच नहीं सकती थी,
थी, फिर मुझे यहाँ पर आना ही था और मैं यहाँ पर आ गई इसीलिए। तो फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो मरजान उसकी तरफ ऐसे देखने लग जाती है। फिर आतिश उसे बोलता है कि ठीक है, तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तुमने मेरे हाथ खोले उसके लिए भी ठीक है, पर अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं कैसे ना कैसे अपने हाथ खोलूँगा और तुम्हें यहाँ से भागना होगा। अब तुम मेरी फ़िक्र मत करो और तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे तुम्हारी फ़िक्र करनी है। सो अब हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है। फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि क्या तुम कर रहे हो क्या नहीं, पर मुझे अब सच में तुम्हारी फ़िक्र हो रही है और मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर अकेली नहीं जाऊँगी और मैं तुम्हारे लिए बहुत डरी हुई हूँ। मुझे पता है ये मेरा फ़ॉल्ट है, पर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊँगी। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, सब मैं मानती हूँ, पर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी। और ये सुनकर ना फिर आतिश कहता है ठीक है, पर अभी हमारी लास्ट हॉफ कमाल ही है, अगर कमाल यहाँ पर आ जाए। फिर मरजान कहती है कि कमाल ठीक हो, और आतिश कहता है कि कमाल ठीक ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन आता है और वो गुंडा ना नज़ीर को कॉल करता है। फिर वो बोलता है कि आपको पता है क्या, यहाँ पर कुछ गेस्ट आए हैं और अभी अभी आए हैं। फिर बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, कौन से गेस्ट? तभी वो गुंडा दूसरे से बात करता है कि मरकान और एक और लड़का था उसके साथ आए थे और यहाँ पर आ गए हैं, हमने उन दोनों को बांध लिया है और वो सब ठीक है। वो लड़का तो मर गया पर अभी सब कुछ कंट्रोल में है। तो नज़ीर उससे जल्दी से पूछता है कि वो ठीक है ना मरकान? वो बोलता है कि हाँ जी वो ठीक है, पर हमें उससे बांध के रखा है। फिर वो गुंडा ना नज़ीर से पूछता है कि हम उसका क्या करें, आतिश का, उसे मार दें क्या? फिर वो बोलता है कि नहीं अभी उसका कुछ नहीं करना, मेरे ऑर्डर का इंतज़ार करो, और अगर मरजान को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारी मौत भी तय है। और फिर वो बोलता है कि मरजान तुमने मेरा सारा प्लान कैंसिल कर दिया और सारा प्लान ख़राब कर दिया। फिर नेक्स्ट सीन हमें मरजान और आतिश का ही दिखाया जाता है। आतिश मरजान को बोलता है कि तुम डरो मत, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और मरजान ये सुनकर शॉक हो जाती है। फिर आतिश भी उसे देखने लगता है और मरजान भी उसे कॉन्टीन्यूसली देखती रहती है। फिर ना मरजान उसे बोलती है कि यहाँ पर तुम कैसे आ गए थे? फिर आतिश कहता है वो सब छोड़ो, यहाँ पर कमाल आता ही होगा और उसकी बात सुनना नेक्स्ट टाइम, और मेरे बारे में मत सोचना कुछ भी। तो मरजान उसे बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं घर पे बैठकर टीवी नहीं देख सकती थी, मुझे यहाँ पर आना था क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र थी और मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी, और यहाँ पर मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही बाहर जाऊँगी। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मैं जाऊँगी, वरना मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगी। फिर ना मरजान आतिश से पूछती है कि ये किसने किया? आतिश सोचता है कि ये तो साफ पता चल रहा है ये किसने किया। फिर वो मरजान को बोलता है मुझे भी नहीं पता। फिर वो बोलता है कि अभी तक कमाल का कुछ भी नहीं पता चला, क्या वो सरवाइव कर पाएगा? तो आतिश कहता है कि कमाल की टेंशन मत लो, कमाल पक्का सरवाइव कर लेगा। उस बहुत टाइम पहले किसी लड़के ने उसके हाथ पैर सब कुछ तोड़ दिए थे और वो हॉस्पिटल में था, तो वो हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर रहा और वो वापस आया था। वो डरपोक नहीं है, मेरा ब्रदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पर ज़रूर आएगा और हमें बचाने के लिए पक्का यहाँ पर पहुँच ही जाएगा। मरजान कहती है कि हाँ शायद ज़रूर आ जाएगा। फिर वो बोलता है कि ये तुम्हारा कंसर्न है और अब तुम डर रही हो ना? वो बोलती है कि नहीं, मैं डर नहीं रही, मैं बस कमाल के बारे में सोच रही हूँ कि वो ठीक हो और तुम्हें अब और गुंडे हर्ट ना करे। फिर वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर ना मरजान उसकी तरफ देखती रहती है। फिर वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जो भी वो तुम्हारा प्रोजेक्ट लीक हुआ था ना, वो मैंने लीक नहीं किया था। मैं अपने दुश्मन को भी धोखा नहीं दे सकती और मैंने वो लीक नहीं किया था, प्लीज़ वो किसी और ने लीक किया था, प्लीज़ ट्रस्ट मी। तो आतिश ना उसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर मरजान फिर से बोलती है कि मुझे पता है तुम मेरे पे भरोसा नहीं करते, पर मैं यही तुमको बताना चाहती हूँ कि वो मैंने लीक नहीं किया था प्रोजेक्ट, वो किसी और ने लीक किया था। तो आतिश उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, अब उस टाइम नहीं है उस चीज़ों की बात करने के लिए। पर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर मुझे अब तुम्हें ये सब बताना था। तभी फिर आतिश उसे बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, और मरजान उसकी तरफ देखती रहती है। फिर उसकी दूसरी तरफ ना हैदर के पास जाता है नज़ीर, और नज़ीर ना हैदर को बता देता है कि ना वहाँ पर मरजान और कमाल पहुँच गए हैं। हैदर शॉक हो जाता है कि क्या,
मरजान भी वहाँ पर पहुँच गई है। नज़ीर को बोलता है कि हाँ, और वो बोलता है कैसे पहुँची? नज़ीर कहता है मुझे नहीं पता, और उसने सारा प्लान हमारा ख़राब करके रख दिया। फिर हैदर बोलता है कि ये कैसे हो सकता है? मैंने उन दोनों को देखा था साथ में जाते हुए। मुझे तभी उन्हें रोकना चाहिए था जब वो कमाल के साथ बाहर गई थी। तो नज़ीर वहाँ पर बोलता है कि हमारे पास यही अपॉर्चुनिटी थी कि हम उन सबको बर्बाद कर दें, पर उसने सारे प्लान्स ख़राब कर दिए हैं। और जो हैदर है ना, वो बोलता है कि कमाल का क्या हुआ? तो नज़ीर उसे बताता है कि वो गुंडे बताते हैं कि वो मर गया। तो हैदर थोड़ी सांस लेता है, फिर वो बोलता है कि अगर यही मंजूर है तो हमें मरजान को भी भूलना होगा। मरजान को भी अगर मरना ही है, वो वहाँ पर गई है, उसने हमारा प्लान ख़राब कर दिया। अगर उसको भी मारना पड़े तो नज़ीर उसको भी मार डालो। और नज़ीर बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि तुम मरजान को भी सैक्रिफाइस कर रहे हो? वो बोलता है कि उसने खुद ने हमारा प्लान कैंसिल किया है, उसने खुद ने सारा काम ख़राब किया है। तो नज़ीर गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि नो, आई वॉन्ट गिव अप ऑन मरकान। मैं मरजान पर गिव अप नहीं करूँगा। तो वो बोलता है कि अगर तुम गिव अप नहीं करोगे तो वो खुद वहाँ पर गई है, उसने ये सब कुछ किया है, अब ये खुद वो भुगतेगी, उसको भी मार डालो। पर नज़ीर वहाँ से